तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज 5 तारीख है, 5 अगस्त है और पहले शिफ्ट के जो जो क्वेश्चन आए थे उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर का लेवल लोग कहते कुछ और हैं और फिर क्वेश्चन कुछ और निकलता है, इसलिए थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। शाम तक ही पता चल पाता है कि कुल कितने क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन। तो कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर इस बार थोड़ा पहले शिफ्ट का ठीक ठाक था, लेवल का था, लेकिन कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप रेगुलर पढ़ाई किए होंगे तो पूरी की पूरी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार हमें क्वेश्चन मिला है मैं वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा साथियों। चलिए, तो सबसे पहले आपसे अगर हम बात करेंगे, आपको बता दें सैंपल पेपर होता है, आपको देख सकते हो 6 बजे, और इसके अलावा 6 बजे के बाद आपका सैंपल पेपर जो दूसरा होता है वो 7 बजे होता है, फिर 8 बजे होता है, फिर 9 बजे, फिर आपके है ना चारों सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। चलो भैया, ये पूछा गया था किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पता है ये अब एग्जैक्ट इसी शिफ्ट का है कि पिछले वाले शिफ्ट का, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम किस में चलती है, द्रव में चलती है, और सबसे स्लो किस में चलती है, गैस में चलती है। इसका मतलब ये होता है कि ध्वनि तरंगों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संबंधित सवाल v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा से भी सवाल पूछा गया था। मतलब कि जो है ध्वनि तरंगों की चाल दे दिया गया था, तरंग दैर्घ्य दे दिया गया था, आवृत्ति निकालने को था, तो इससे न्यूमेरिकल भी सवाल पूछा गया था। तो ध्वनि तरंगों से संबंधित क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा सा है ना फोकस कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए, तो यहां पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ध्वनि तरंगों को लेकर जो है वो सवाल पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, साउंड की बात करते हैं कि साउंड में और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यस सर, यस सर, बस यही क्वेश्चन साउंड को लेकर पूछा गया था। हाँ, साउंड से एक क्वेश्चन याद रखना है कि तारत से भी सवाल पूछा गया था। तारत मतलब होता है पिच से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिच मतलब समझ, स्वरमान, लड़कियों की आवाज भारी क्यों होती, मतलब पतली क्यों होती, लड़कों की आवाज भारी क्यों होती है। तो आपको पता है कि तारत जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। और आपको पता है जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है उसका पिच उतना हाई होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, अधिक होने की वजह से उनकी आवाज उतनी ही पतली होती है। ओके, चलिए इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, ये कई शिफ्ट में अब तक पूछा जा चुका है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है, एंटोनी लेवासिए के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण वाला नियम आपको याद कर लेना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अभी 3 बजे हम एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली क्लास शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, जिसमें ऊ तक पढ़ाएंगे, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 टॉपिक हैं उनको पढ़ाएंगे, जिससे 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए, तो यहां पर हम आपको कुछ सवाल लिख कर लेकर आए हैं और कुछ सवाल जो है हम यहां पर कराए दे रहे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चले, इसके अलावा ये आपसे पूछा गया था कि भैया हवा में ध्वनि की चाल और माध्यम में ध्वनि की चाल, प्रकाश की चाल से क्या निकलेगा। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, सी अपान क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सी अपान वी हो जाता है। मतलब प्रकाश की चाल माध्य मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल जो है माध्यम में, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए 2 रेशियो होता है, एक रेशियो सी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वी। सी प्रकाश की चाल निर्वात में, वी प्रकाश की चाल माध्यम में हो जाएगा। ठीक है, तो हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम, यहां थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अपवर्तनांक निकालने वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है, कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड और कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का टूटना, है ना, ये कौन सी अपक्रिया। तो ये एक्चुअली में टूटना शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो समझ लो अपघटन अपक्रिया है। क्या हो जाएगा भैया, अपघटन अपक्रिया।
तो अब तक 3 प्रकार के रिएक्शन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन पूछा गया है। दूसरा पूछा गया द्विविस्थापन अपक्रिया, क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया। तीसरा क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया, क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया। ये 3 रिएक्शन जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो साथियों आपको और क्या क्या पढ़ लेना है, ऑक्सीकरण अपक्रिया पढ़ना है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, अपचयन पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीकरण और अपचयन भी शायद किसी में पूछा गया था कि तांबे के ऑक्सीकरण से क्या होता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए और आपको बता दें प्राथमिक उपभोक्ता किस श्रेणी में आते हैं, है ना। तो अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हम कह सकते हैं शाकाहारी में आएंगे। किस में आएंगे, शाकाहारी में आते हैं, ये याद रखना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, शाकाहारी में आता है, ये चीज आपको समझना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी में, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो भाई अब आते हैं कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, बहुत अच्छा सवाल है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी सेल में होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, एनसीईआरटी लिखता है कि भैया ये चयनात्मक पारगम है। क्या भैया, चयनात्मक पारगम है। चयनात्मक पारगम का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, तो ये चीज आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बताओ भैया कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, तो हम चयनात्मक पारगम बता देंगे। ओके, अगला है वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है। तो वॉइस बॉक्स मतलब होता है जो यहाँ पर स्वर यंत्र पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, तो हम कहेंगे ध्वनि उत्पन्न करना। क्या करना भैया, ध्वनि उत्पन्न करना। ये चीज आपको याद रखना, यहीं पर वोकल कार्ड होता है, यही वोकल पार्ट से ध्वनि उत्पन्न होती है। चलो न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है, न्यूरॉन का कौन सा भाग, तो एक्सॉन होता है वो संदेश प्राप्त करता है। एक्सॉन जो होता है वो संदेश प्राप्त करता है, और डेंड्राइट जो होता है वो मैसेज को क्या करता है भैया, भेजता है। तो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से जरूर सवाल पूछा जाएगा, तो एक बार सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलो भैया कह रहा है, देखिए भाई साहब कह रहा है लेमडा बराबर होता है ना, कितना, 600 nm मतलब नैनोमीटर है। v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए तो याद रखना है लेमडा, तो यही वाले फार्मूले से आपको बताना है v = f × लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे साथियों कि v = लैम्डा को क्या याद करना है, फ्रीक्वेंसी। f बराबर क्या हो जाएगा, v/लैम्डा हो जाएगा। अब आपको मान रख देना है, लेकिन यहां मात्रक का ध्यान दीजिएगा। हम सवाल को क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहां मात्रक nm में दिया गया है, यहां मात्रक मीटर पर सेकंड में दिया, मैच नहीं कर रहा है। अब वहां देखने वाली बात होगी कि आंसर किस में दिया गया है, उस मात्रक के हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि केवल आंसर लाना नहीं सही होता है, मैच कराना भी सही माना जाता है, ये आपको याद रखना। अगला सवाल है विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो विलयन की सांद्रता का सूत्र पर आधारित सवाल पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आया है। तो सांद्रता बराबर क्या होता है, विले बटा क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, विले बटा बिलियन हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। अगर सांद्रता प्रतिशत पूछ लेता तब आप क्या बताते, तो सांद्रता प्रतिशत बराबर हो जाएगा विले बटा बिलियन, विले बटा बिलियन गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस पर जरूर सवाल पूछा जा रहा है सभी शिफ्ट में, इसलिए आपको याद रखना है। पादप में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो पौधे में जब ग्लूकोज टूटता है, पौधे हो या जंतु हो, सब में ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए यह ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके,
अब जब बनता है तो एटीपी बनता है, और एटीपी जो होता है दोस्तों वो ऊर्जा है, ठीक है। और ये चीज आपको कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पाइरेशन कहा जाता है, ये आपको याद रखना। सेलुलर रिस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन के नाम से हम इसे जानते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अगला, दवाओं में प्रयुक्त एथेनॉल की मुख्य विशेषता क्या होती है। अब एथेनॉल जल में घुलनशील होता है, ये ऑप्शन जो होगा उस हिसाब से आप आंसर लगाइएगा, है ना। चलिए अगला है, गतिज ऊर्जा 40 से, है ना, 140 तक होने पर किया गया कार्य क्या होगा, है ना। तो गतिज ऊर्जा 40 से लेकर 140 होने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 है, अगर गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा 40 जूल है। अब 40 जूल से 140 जूल होने में दोस्तों कितना काम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब भी है। तो मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि इस प्रकार अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो इसको बढ़िया तरीके से याद रखना है, एकदम बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। चलिए ओके, हाँ समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजों को जानना है। जल्दी से बताइएगा। चलो भाई साहब ओके। तो मुझे लगता है इस चीज को आपको याद रखना होगा, है ना। तो कुछ नहीं है, देखिएगा जितना ऊर्जा होगी उतना ही क्या होगा, कार्य होगा। तो 40 से 140 होने में कितना, 100 का अंतर होगा, तो 100 जूल कार्य भी करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला, आकाश गंगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये पुराना सवाल है, सबको याद हो गया होगा। 60 वाट का 120 वोल्ट पर करंट कितना हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है कि नहीं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, P अपान बी हो जाएगा। P कितना दिया गया, 60 दिया गया, V कितना दिया गया है भैया, 120 दिया गया है, हमारा मर गया, 60 कम 60 तो 100, है ना। चलिए 0.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको याद रखना, 2-3 फार्मूले जो हैं वो याद, न्यूटन के दूसरे बल की बात करते हैं उस पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता ये सब हम कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, b अपान यू हो जाएगा। क्या होगा, लेंस की आवर्धन क्षमता b बराबर m बराबर क्या हो जाएगा, b अपान यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b अपान, ओके। चलिए ध्वनि की चाल का घटता क्रम हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये पूछा गया है। द्रव्यमान संरक्षण का इच्छा, ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं। अब साथियों जो और नए नए क्वेश्चन है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। क्या आप लोग सभी लोग रेडी है इसके लिए। चलिए जो और नए नए सवाल है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, तो एक बार सभी लोग जरूर देखिएगा, एक नए नए क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ देखो भैया, लाइट से हमें किस पर फोकस करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। लाइट से हमें फोकस करना है, हाँ लाइट से हमें क्या फोकस करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, लाइट से हमें फोकस करना है दो चीजों पर। एक तो उसके आवर्धन क्षमता पर, क्या भैया, आवर्धन क्षमता या आवर्धन निकालने वाला। दूसरा है लेंस की क्षमता, क्या होगा भैया, लेंस की क्षमता, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जाता है अपवर्तन से सवाल, किससे भैया, अपवर्तन से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा प्रिज्म से भी सवाल पूछा गया है, किससे भैया, प्रिज्म से सवाल पूछा गया है, या जो प्रकीर्णन होता है, इन सब चीजों को लेकर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो लाइट से ये चीजें आपको याद रखना। अब लेंस की क्षमता, अब लेंस का फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेंस का सूत्र, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेंस के सूत्र निकालने के बाद आवर्धन निकलता है, इसलिए इन तीनों चारों चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए इसके अलावा
अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों, तो ऊर्जा में हमें दोनों याद रखना है। एक तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, ये याद रखना है। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, ये भी आपको याद, इससे भी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाँ बिल्कुल, अब अगर हम बात करेंगे कार से संबंधित सवाल पूछा गया, कार बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये वाला भी फार्मूला आपको याद रखना, क्योंकि कार पूछा गया है कि अगर बल और विस्थापन इतना है और इनके बीच बना कोण इतना है, तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में, किसमें भैया, इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं ना, विद्युत की बात करते हैं, तो विद्युत में हमें क्या क्या याद करना है। एक तो भैया P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है शक्ति ज्ञात करने के लिए। ओके, इसके अलावा एक फार्मूला ये भी आपको याद रखना, I² है ना, इससे भी सवाल पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। और ओम का नियम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ओम्स लॉ तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, है ना, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस से सवाल पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है, फोटोसिंथेसिस से सवाल पूछा जा रहा है। जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था, मतलब पिछले दिन पूछा गया था कि बताओ पानी से क्या निकला है ना, या बाई प्रोडक्ट क्या है, तो ये सवाल पूछेगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तंत्रिका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किससे भैया, तंत्रिका, हमने आपको बताया था कि भैया तंत्रिका मतलब न्यूरॉन से सवाल आपको जरूर याद रख लेना है सारी चीजें, है ना। कोशिका से सवाल भी पूछा गया है, बशर्ते कि अभी कोशिका इस बार ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। ऊतक दोस्तों याद रखना, ऊतक से जरूर सवाल पूछा जाएगा, याद रखना। लेकिन इस बात ऊतक में अच्छी बात ये रही है, इस बार ऊतक में अच्छी बात ये रही है दोस्तों, ठीक है, कि प्लांट टिश्यू पूछ रहा है, अभी एनिमल टिश्यू नहीं पूछा है। प्लांट टिश्यू पूछ रहा है, एनिमल टिश्यू नहीं। प्लांट टिश्यू में ही क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछ रहा है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी, ये तीन दोनों पूछ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू पूछा है, मतलब जाइलम फ्लोएम इतना ज्यादा भी डोमिनेंट नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे पूछ ले। तो इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ाएंगे भैया, तो सब लोग जरूर आ जाइएगा आज, है ना। इसके अलावा और क्या पूछा गया था, हाँ रासायनिक समीकरण के बारे में बता दिया है, वो पूछा जा रहा है। अम्ल क्षार लवण से सवाल पूछा जा रहा है, अम्ल क्षार और लवण से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या हो सकता है, चलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों आपको पढ़ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ना है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों याद कर लेना है। इसके अलावा स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लेना है। इसके अलावा पूछा जा रहा है मॉडल, है ना, जिसमें अभी तक तो रदरफोर्ड का मॉडल पूछा गया है, लेकिन हमें डाल्टन, थॉमसन, इन लोगों को भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में भी एक बार देख लेना है। ठीक है, तो बस इतना ही हमको मिला है। बाकी रात को 8 बजे हम पूरा का पूरा पेपर तीनों शिफ्ट का एकदम एनालिसिस करके लेकर आते हैं, तो उसके लिए आप लोग जरूर आ जाइएगा साथियों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जुड़िएगा जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।